हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू ओडिशा आईएएस एकेडमी। मैं दानिश फराज आपके सामने एक बार फिर से हाजिर हुआ हूं मॉडर्न हिस्ट्री का एक नया टॉपिक लेकर के। इससे पहले हम लोग एडवेंट ऑफ यूरोपियंस पढ़ चुके हैं और उसके साथ साथ हम लोग फर्स्ट कर्नाटिक वॉर भी पढ़ चुके हैं। और जिसने भी फर्स्ट कर्नाटिक वॉर नहीं देखा है वो इस आई बटन में जाके क्लिक करके वो देख सकते हैं। तो हमने आपको अब तक क्या पढ़ाया उस पर एक नज़र डालते हैं। 1707 में औरंगजेब की डेथ होती है, मुगल्स का डिक्लाइन होता है और इसके बाद से हम देखते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी राइज होता है। ये मैं ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ, हल्का सा रिकैप करता हूँ मैं। और हम देखेंगे कि 1740 से लेकर के 1748 तक एक इवेंट होता है जिसको हम कहते हैं फर्स्ट कर्नाटिक वॉर। अच्छा, उसके बाद फर्स्ट कर्नाटिक वॉर जैसे ही खत्म होता है, ठीक उसके एक साल बाद 1749 से 1754 तक सेकेंड कर्नाटिक वॉर भी स्टार्ट हो जाएगा। और फाइनली एंग्लो फ्रेंच जो वॉर है ना, वो 3 वॉर होता है, तो वो भी मैं आपको यहां पे बता देता हूं। 1758 से लेकर के 1763 तक आपको थर्ड कर्नाटिक वॉर देखने को मिलेगा। अब ये कर्नाटिक कहां पे है मैं आपको मैप के थ्रू ऑलरेडी बता चुका हूं। जिनको नहीं पता है वो एक बार देख ले। ये हमारा प्यारा भारत है और कर्नाटिक वाला जो एरिया है कुछ हमारा इस तरफ एरिया पड़ता है, ये एरिया पड़ता है। और हम लोगों ने ये भी देखा था कि कर्नाटिक में फ्रेंच सेटलमेंट भी रहता है, जैसे कराईकल और पौंडीचेरी, और ब्रिटिश का भी सेटलमेंट रहता है, जैसे फोर्ट सेंट जॉर्ज जो कि मद्रास में है और फोर्ट सेंट डेविड जो कि कुद्दालोर में है। ठीक है, तो वो इस एरिया में फ्रेंच का भी सेटलमेंट है और साथ ही साथ ब्रिटेन का भी सेटलमेंट यहां पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, फर्स्ट कर्नाटिक वॉर में हुआ क्या था? फर्स्ट कर्नाटिक वॉर में यूरोप में एक वॉर चल रहा था जिसको कहते हैं ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन। यही इसका बैकग्राउंड बनता है। मतलब फर्स्ट कर्नाटिक वॉर में मैंने क्या बता रखा आपको? ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन, कि ऑस्ट्रिया के गद्दी पे कौन बैठेंगे इसको लेकर के एक वॉर चल रहा था। वहां पे इंग्लिश और फ्रेंच आमने सामने थे और उसका इंपैक्ट इंडिया में भी देखने को मिला है। अब कैसे देखने को मिला? उसका जो इमीडिएट कॉज था यहां पे हम देखेंगे कि ब्रिटिश कमांडर जो है वो क्या करते हैं कि फ्रेंच के फ्लीट को अटैक कर देते हैं। अब अटैक कर देते हैं, वहां से जो है इंडिया के अंदर वॉर शुरू हो जाती है। और ये बात करीब करीब ये हो रही है 1746 से। इसलिए इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से हम सोचेंगे कि फर्स्ट कर्नाटिक वॉर अगर कब हुआ तो हम देखेंगे 1746 से 48 तक ही होता है। और फर्स्ट कर्नाटिक वॉर एंड किस ट्रीटी से होता है? वो होता है एलेक्स ला चैपल से। एलेक्स ला चैपल से। अब फर्स्ट कर्नाटिक वॉर हमारा एंड हो चुका है, सेकेंड कर्नाटिक वॉर की शुरुआत होने वाली है। लेकिन उसका बैकग्राउंड क्या है? बैकग्राउंड क्या है? बैकग्राउंड आप ऐसे समझिए कि हमारे पास इस वक्त हैदराबाद का निज़ाम है और हैदराबाद का निज़ाम आसफ जाह है। कौन है? निज़ाम ऑफ हैदराबाद। ये कौन है? ये है आसफ जाह 1। और कर्नाटिक के नवाब, यहां पे अभी नवाब ऑफ कर्नाटिक कौन है? वो इस वक्त है अनवारुद्दीन। अचानक होता क्या है कि 1748 में आसफ जाह का डेथ हो जाता है। कब? 1748 में। मैं आपको एक बैकग्राउंड तैयार करके दे रहा हूं कि सेकेंड कर्नाटिक वॉर कैसे हो रहा है। ठीक है, तो 1748 में आसफ जाह की डेथ हो जाती है। इसका मतलब क्या हो गया कि निज़ाम का पोजीशन अब वेकेंट है। निज़ाम का पोजीशन अब वेकेंट है। तो यहां पे वैकेंसी हो गई भाई, निज़ाम के पोजीशन में वैकेंसी आ गई कि अब कौन निज़ाम बनेंगे। ठीक, और नवाब ऑफ कर्नाटिक में अनवारुद्दीन तो है, लेकिन याद कीजिए कि एक बंदा है चंदा साहेब। ठीक है, चंदा साहेब जिसको मराठा ने पकड़ कर रखा था वो छूट जाता है। ठीक है, अब चंदा साहेब जिसको याद नहीं है वो हमारा पहला क्लास देख ले और हल्का सा मैं आपको बता देता हूं कि चंदा साहेब कौन होते हैं। जैसे आसफ जाह जब जिंदा था ना, तब जो है नवाब ऑफ कर्नाटिक बनाया था सादतुल्ला खान वन को। किसको बनाया था? सादतुल्ला खान वन को। और सादतुल्ला खान का कोई अपना बेटा नहीं था, इसके एक भाई थे। इसका नाम था गुलाम अली। और गुलाम अली का एक बेटा था जिसको कहते हैं हम लोग दोस्त अली। और दोस्त अली को ये अडॉप्ट करते हैं। अच्छा, अब दोस्त अली का भी बेटा होता है। दोस्त अली का बेटा कौन था? सफदरजंग। और दोस्त अली का एक दामाद भी होता है
उस दामाद का नाम होता है चंदा साहिब। तो यहां से आप लिंक कर लीजिएगा कि चंदा साहिब कौन है। ठीक है, अब लड़ाई जब होती है ना, फर्स्ट कर्नाटिक वॉर में मैंने बताया है कि कुछ लड़ाई होती है, जो चंदा साहिब को पकड़ लिया जाता है बाय द मराठास। कौन? छत्रपति शाहू जी इसको पकड़ लेते हैं। लेकिन इस वक्त, इस पीरियड में आते आते हम देखेंगे कि चंदा साहिब छूट जाते हैं। अच्छा, चंदा साहिब जब छूटते हैं ना, तो भाई ये देखते हैं कि अच्छा अनवारुद्दीन नवाब है, अनवारुद्दीन नवाब ऑफ कर्नाटिक बना हुआ है। अब इनको बहुत गुस्सा आता है। क्यों आता है गुस्सा? क्योंकि सादतुल्लाह खान वन से नवायत डायनेस्टी के स्टार्ट होता है। मतलब एक नवायत क्या है? एक डायलेक्ट है, एक बोली है, साथ ही साथ एक कोंकणी मुस्लिम भी है। ये कम्युनिटी, एक ग्रुप है जिसके फाउंडर होते हैं सादतुल्लाह खान वन, और कहीं ना कहीं इन्हीं के वंशज में से चले आते हैं। ये दामाद ही रहते हैं चंदा साहिब, जो इसी किस्म से होते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि अनवारुद्दीन जब नवाब ऑफ कर्नाटिक रहता है तो वो इसके वंशज में से नहीं रहते हैं। तो चंदा साहिब को लगता है कि मैं एक लौता हूं जो नवायत डायनेस्टी को फिर से रिवाइव कर सकता हूं। तो अब यहां पे एक डिस्प्यूट शुरू हो जाता है नवाबशिप ऑफ कर्नाटिक के लिए, अनवारुद्दीन वर्सेस चंदा साहिब। याद रखिएगा, अनवारुद्दीन वर्सेस चंदा साहिब। मतलब हम एक तरफ कह सकते हैं कि नवाबशिप के लिए एक जगह अनवारुद्दीन है और एक जगह चंदा साहिब है। अच्छा, किस चीज के लिए? नवाबशिप के लिए। अब हम आते हैं निजाम के लिए। अब निजाम के डेथ होने के बाद कौन दावेदार होते हैं? निजाम के डेथ होने के बाद हम देखेंगे दो लोग सामने में निकल करके आते हैं। वो दो लोग कौन हैं? वो निजाम के लिए कौन है? निजाम के लिए एक आते हैं मुजफ्फर जंग और नासिर जंग। अच्छा, नासिर जंग कौन है? नासिर जंग इनका अपना बेटा है। अच्छा, मुजफ्फर जंग कौन है फिर? मुजफ्फर जंग ये ग्रैंडसन है, ये इनका नाती है, ग्रैंडसन। अब ये दोनों दावेदार हैं, लेकिन टेक्निकली अगर बोला जाए तो उनका बेटा को ही बनना चाहिए, नासिर जंग को। लेकिन नासिर जंग बहुत अच्छा आदमी नहीं रहता है। वो इनफैक्ट वो अपने फादर को मारने की कोशिश भी करता है, जिसकी वजह से आसफ जाह पहले ही जो है नासिर जंग को वो बाहर निकलवा देते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा नासिर जंग अभी कमजोर है। अब दावेदार कौन बचता है यहाँ पे? मुजफ्फर जंग। तो टेक्निकली आसफ जाह के बाद मुजफ्फर जंग अपने आप को निजाम ऑफ हैदराबाद कहता है। लेकिन नासिर जंग गुस्सा में है ऑलरेडी, बाहर निकाल, क्योंकि वो उसका अपना बेटा है। ठीक है, वो भी चाहता है कि हम निजाम ऑफ हैदराबाद बने। अब होता क्या है यहाँ पे कि चंदा साहिब के अगेंस्ट में अनवारुद्दीन है। ठीक है, और इस तरफ देखा जा रहा है कि भाई नासिर जंग अलग है, मुजफ्फर जंग अलग है। तो चंदा साहिब और मुजफ्फर जंग एक साथ हो जाता है। चंदा साहिब और मुजफ्फर जंग, यहां पे मैं लिख देता हूं आपको, चंदा साहिब और मुजफ्फर जंग एक साथ हो जाता है, और अनवारुद्दीन सपोर्ट कर देता है नासिर जंग को। अब ये एक ग्रुप बन गया। अब देखिएगा इसमें कि ये जो ग्रुप बनता है, ये इंटरनल मैटर है एक निजाम ऑफ हैदराबाद का और एक नवाबशिप ऑफ कर्नाटिक का। इसमें इंग्लिश और फ्रेंच दोनों बीच में आ पड़ते हैं। अब इनको सपोर्ट करता है फ्रेंच। अब क्यों करता है? चंदा साहिब के अगेंस्ट में है अनवारुद्दीन। ठीक है, और फर्स्ट कर्नाटिक वॉर में हम आपको बता चुके हैं कि भाई बैटल ऑफ अदियार, बैटल ऑफ सेंथोम, बैटल ऑफ मईलापुर में अनवारुद्दीन के कमांडर महफूज खान वर्सेस डुप्लेक्स के कमांडर कैप्टन पैराडाइज से लड़ाई होती है और अनवारुद्दीन यहां पे हार जाता है। तो इसी वजह से ये दोनों पार्टी बिल्कुल अलग है। इसको फ्रेंच, और इस चीज को देखते हुए इसको सपोर्ट करता है ब्रिटिश। तो अब एक बैकग्राउंड आपको पूरा तैयार हो चुका है कि भैया सेकेंड कर्नाटिक वॉर का जो बैकग्राउंड क्या है। तो बैकग्राउंड क्या है? निजाम के लिए डिस्प्यूट है आसफ जाह के डेथ होने के बाद, और साथ ही साथ कर्नाटिक ऑफ नवाब के लिए भी डिस्प्यूट तैयार हो गया है। लेकिन नवाब अभी अनवारुद्दीन है। ठीक है, अच्छा, अब ये लोग क्या करते हैं? प्लान करते हैं। कौन प्लान करते हैं? भाई फ्रेंच का हेल्प ले करके चंदा साहिब और मुजफ्फर जंग अटैक करना चाहते हैं अनवारुद्दीन को। अच्छा, कर्नाटिक के नवाब हैं, कर्नाटिक का कैपिटल क्या है? आरकोट।
तो समझिए ये आरकोट में है अभी अनवारुद्दीन, ठीक है। लेकिन अनवारुद्दीन को आभास हो जाता है कि भाई अटैक होने वाला है, तो ये क्या करता है, ये आरकोट से निकल करके थोड़ा सा और करीब आ जाता है ताकि हमारा कैपिटल थोड़ा सा सेफ रहे, और जगह उस जगह पे आता है, उस जगह को बोलते हैं अंबूर। यानी समझिए ये चल करके, ये अपने आर्मी के साथ निकल करके ये एक जगह पे आते हैं, इस जगह को बोलते हैं अंबूर, और यहां पे लड़ाई होती है जिसको कहा जाता है बैटल ऑफ अंबूर। यहां पे क्या हो रहा है, बैटल ऑफ अंबूर। अच्छा, अब बैटल ऑफ अंबूर किसके साथ हो रहा है, फ्रेंच चंदा साहिब मुजफ्फर जंग वर्सेस अनवारुद्दीन, याद रखिएगा, वर्सेस अनवारुद्दीन। इस बैटल ऑफ अंबूर में अनवारुद्दीन मारा जाता है, अनवारुद्दीन की डेथ हो जाती है, ठीक है। तो ये अब नहीं रहा, तो हम कह सकते हैं कि भाई यहां से एक विकेट डाउन, बैटल ऑफ अंबूर से अनवारुद्दीन खत्म, बचा कौन यहां पे, नासिर जंग बचता है। अच्छा, अब फ्रेंच की तो बल्ले बल्ले, ठीक है। अब फ्रेंच यहां पे विक्टोरियस, यानी हम अगर बात करें तो फ्रेंच यहां पे एक बार जीत जाता है, फ्रेंच की यहां पे एक बार विक्ट्री होती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, अनवारुद्दीन जब डेथ कर जाता है ना, तो इनका एक बेटा होता है जिसका नाम होता है मोहम्मद अली खान वल्लाजा। क्या बेटा का नाम है, मोहम्मद अली खान वल्लाजा, ठीक है। और वल्लाजा भी बहुत गुस्से में रहता है कि मेरे बाबा को कैसे मार दिया अनवारुद्दीन को, ठीक है। तो यहां पे नासिर जंग और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ये दोनों भरोसा दिलाते हैं वल्लाजा को कि भाई हम लोग मिलके बदला जरूर लेंगे। यहां पे क्या बोल रहा हूं मैं, नासिर जंग, ठीक है, और ब्रिटिश, याद रखिएगा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, नासिर जंग और मोहम्मद अली खान वल्लाजा को भरोसा दिलाया जाता है कि भाई हम लोग आपके साथ हैं, आप टेंशन ना लें। अब इसी वजह से क्या होता है कि भाई 1750 में करीब करीब जो है दो बैटल होता है, बैटल ऑफ तिरुवदी। 1750 में हमको दिखने को मिलेगा बैटल ऑफ तिरुवदी होता है, ठीक है। किसके साथ होता है, अगेन फ्रेंच चंदा साहिब मुजफ्फर जंग, ठीक है, और यहां पे कौन है, मोहम्मद अली खान वल्लाजा, नासिर जंग और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो बैटल ऑफ तिरुवदी में भी ना बुरी तरीके से हार होती है यहां पे ब्रिटिश की। बैटल ऑफ तिरुवदी में बुरी तरीके से हारता है ब्रिटिश, और साथ में हम देखेंगे नासिर जंग और वल्लाजा, ठीक है। और वल्लाजा यहां से ना भाग जाता है, वल्लाजा यहां से भाग जाता है। कहां भागता है, वो जिंजी में भागता है। कहां भागता है ये, जिंजी फोर्ट, ठीक है। आरकोट से दूर है, बहुत दूर निकल के आ जाता है। आरकोट से 80 किलोमीटर करीब बोला जाता है कि दूर है। खैर, किलोमीटर इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, बट आप याद रखिएगा वल्लाजा, यानी कौन सी लड़ाई की बात कर रहा हूं मैं, बात कर रहा हूं बैटल ऑफ तिरुवदी। ये हार जाता है। अगेन फ्रेंच की दूसरी बार विक्ट्री, हम बोलेंगे फ्रेंच की दूसरी बार विक्ट्री, यानी दो बार जीत रहा है। एक बार जीता बैटल ऑफ अंबूर में, दूसरी बार जीता बैटल ऑफ तिरुवदी में। यहां तक मामला ठीक है। और साथ ही साथ यह भी आपको याद रखना है कि बैटल ऑफ अंबूर जब होता है ना, तो फ्रेंच जो सपोर्ट करता है, तो इसके बदले में फ्रेंच क्यों सपोर्ट करेगा, तो चंदा साहब बोलते हैं कि भैया पौंडीचेरी के अगल बगल जो 80 विलेजेस है ना, वो आप ले लो, ठीक है। साथ में ये भी याद रखिएगा, इस बैटल ऑफ अंबूर में चंदा साहब फ्रेंच को, यानी यहां पे कौन है, डुप्लेक्स, ये सब कौन कर रहा है, डुप्लेक्स कर रहा है। बहुत ही एबल कमांडर रह चुका है ये, और एडमिनिस्ट्रेटर रह चुका है ये, ठीक है। क्या बोला जा रहा है कि पौंडीचेरी के आसपास जो 80 विलेजेस है वो आप रख लो, ठीक है। तो बैटल ऑफ अंबूर में ये आपको रिजल्ट मिल रहा है। और बैटल ऑफ तिरुवदी में आपको क्या पता चल रहा है कि भाई अनवारुद्दीन का बेटा वल्लाजा, नासिर जंग, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, लड़ाई हो रही है, और वल्लाजा जो है जिंजी फोर्ट में चला जाता है। अब जब जिंजी फोर्ट में जाता है ना, तो फ्रेंच क्या करता है, 1750 में ही जिंजी फोर्ट में भी अटैक कर देता है। बैटल ऑफ जिंजी के नाम से ये चीज जाना जाता है, ये चीज बैटल ऑफ जिंजी के नाम से जाना जाता है। 1750 में बैटल ऑफ जिंजी। और इस बैटल ऑफ जिंजी में जब अटैक होता है ना, तो इस फोर्ट में समझिए ये किला है, ये अगर किला है तो यहां पे वल्लाजा है, ठीक है। अब यहां पे नासिर जंग और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हेल्प करने की कोशिश करता है, लेकिन हम देखते हैं कि भैया नासिर जंग यहां पे मारा जाता है। इस बैटल ऑफ जिंजी में नासिर जंग यहां पे मारा जाता है। अब नासिर जंग जब मर गया तो भाई मुजफ्फर जंग के लिए एकदम रास्ता साफ, क्योंकि दो दावेदार था, नासिर जंग और मुजफ्फर जंग। तो मुजफ्फर जंग निजाम ऑफ हैदराबाद
प्रॉपर तरीके से एकदम बन जाता है। ठीक है, बैटल ऑफ जिंजी, फ्रेंच अटैक करता है यहां पे वल्लाजा के लिए। नासिर जंग भी है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी है, लेकिन यहां पर भी फ्रेंच जो जीत जाता है। ठीक है, अब फ्रेंच जीतता है तो यहां पे याद रखिएगा नासिर जंग का विकेट अगेन गिर जाता है, यानी यहां पे अब नासिर जंग भी नहीं है, सिर्फ यहां पे अब कौन बचता है इस तरफ, सिर्फ वल्लाजा बचता है बस। और वल्लाजा कहां है, वल्लाजा भी यहां से निकल जाता है। तो अभी तक का स्टेटस क्या है हम देखेंगे कि भाई नवाब ऑफ हैदराबाद, निज़ाम ऑफ हैदराबाद कौन बन रहा है अभी, निज़ाम कौन है, मुजफ्फर जंग। निज़ाम कौन है हमारा यहाँ पे, मुजफ्फर जंग है। ठीक है, और नवाब कौन बन जाएगा अब, चंदा साहिब। चंदा साहिब तो भी है, बाकी वहाँ पे वल्लाजा भी भागे हुआ है। ठीक है, और नवाब कौन बन जाएगा अब, चंदा साहिब। ठीक है, अब सब कुछ विन विन सिचुएशन चल रहा था, अच्छा से चल रहा है हमारा विन विन सिचुएशन। ठीक है, अब इसके बदले में मुजफ्फर जंग जब निज़ाम बनता है ना, तो इसके बदले में क्या देता है फ्रेंच को, फ्रेंच को क्या देता है, फ्रेंच को दे देगा पौंडीचेरी। ठीक है, प्लस 5 लाख रुपीस देगा। अच्छा, अब 5 लाख रुपीस देगा फ्रेंच को, और साथ ही साथ ट्रूप्स भी देगा। क्या बोल रहा हूं, 5 लाख रुपीस फ्रेंच को देगा और साथ ही साथ ट्रूप्स भी देगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या देखने को मिलेगा आपको कि 20 लाख रुपया जो है ना, 20 लाख रुपीस डुप्लेक्स को भी दिया जाता है। 20 लाख रुपीस डुप्लेक्स को भी दिया जाता है। ठीक है, तो अब समझिए बड़ा मजा ही मजा है फ्रेंच के लिए अभी। ठीक है, तो अब यहां पे निज़ाम मुजफ्फर जंग है, मौजूद है। ठीक है, प्लस 5 लाख रुपए आपको फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया जा रहा है, 20 लाख रुपया डुप्लेक्स को दिया जा रहा है, साथ ही साथ कृष्णा टू कन्याकुमारी, साथ ही साथ कृष्णा टू कन्याकुमारी, कृष्णा टू कन्याकुमारी तक जो है डुप्लेक्स को ऑनरेरी गवर्नर का खिताब दे दिया गया, ऑनरेरी गवर्नर का खिताब दे दिया गया। अब सब कुछ अच्छा चल रहा है यहां पे। ठीक है, अब सवाल ये रहता है कि भाई वल्लाजा कहां है। वल्लाजा जाके छुपा था त्रिचिनोपोली फोर्ट में। वल्लाजा कहां पे छुप गया था, त्रिचिनोपोली फोर्ट में। चंदा साहब नवाब था आरकोट का, लेकिन चंदा साहब को कहीं ना कहीं माइंड में लग रहा था कि भैया वल्लाजा को मारना पड़ेगा, अदरवाइज फिर वो दावेदारी ठोक सकता है। ठीक है, चंदा साहब क्या करेगा कि चंदा साहब जो है अपने पूरा आर्मी लेकर के जो है ना त्रिचिनोपोली को घेर कर रखेगा। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि चंदा साहब यहां पे है, ये क्या करेगा, इसका घेराव करेगा, त्रिचिनोपोली फोर्ट का यहां पे घेराव करता हुआ दिखेगा। प्लस इसी वक्त हम देखेंगे कि मुजफ्फर जंग के साथ अफगानी की एक बैटल होती है जिसको बोलते हैं बैटल ऑफ लक्की रेड्डीपल्ली, बैटल ऑफ लक्की रेड्डीपल्ली। इस बैटल में मुजफ्फर जंग मर जाता है, इस बैटल में मुजफ्फर जंग मर जाता है। अब नासिर जंग तो पहले ही मर गया, मुजफ्फर जंग भी मर गया, अब निज़ाम का सीट फिर से खाली हो गया और चंदा साहब नवाब ऑफ कर्नाटक है। ठीक है, लेकिन चंदा साहब को कहीं ना कहीं डर है वल्लाजा का। वल्लाजा जिंजी से निकल करके उस वक्त छुप गया कहां पे, त्रिचिनोपोली फोर्ट में। अब चंदा साहब वल्लाजा के तलाश में त्रिचिनोपोली फोर्ट को घेराव करके रखा हुआ है। मतलब अब आप समझ लीजिए, कर्नाटक का कैपिटल खाली है, आरकोट में अभी कोई बड़ा लीडर नहीं है। कहां है चंदा साहब, क्या कर रहे हैं, वल्लाजा के तलाश में आगे त्रिचिनोपोली फोर्ट के पास हैं। प्लस यहां पर जो निज़ाम ऑफ हैदराबाद का जो डिस्प्यूट चल रहा था, मुजफ्फर जंग था ऑलरेडी, लेकिन मुजफ्फर जंग भी इस बैटल में, लक्की रेड्डीपल्ली बैटल में मुजफ्फर जंग नहीं रहता है। अब कौन दावेदार होगा निज़ाम के लिए, ठीक है, अब ये सवाल होता है। तो फ्रेंच क्या करता है, एक नासिर जंग का छोटा भाई रहता है सलाबत जंग, उसको बोलता है कि आओ बाबू आओ। क्या बोल रहा हूं मैं, सलाबत जंग, नासिर जंग का छोटा भाई। ठीक है, नासिर जंग का छोटा भाई सलाबत जंग को बोलता है कि तुम आओ और निज़ाम ऑफ हैदराबाद संभालो। ठीक है, अब तो स्टेटस क्या है कि भैया सलाबत जंग जो है हमारा निज़ाम है यहाँ पे, और इस तरफ हम देखेंगे चंदा साहेब अभी नवाब ऑफ कर्नाटक है। ठीक है, और सलाबत जंग को जब बनाया जाता है ना, तो सलाबत जंग क्या करता है कि भाई नॉर्दर्न सरकार फ्रेंच को दे देता है। क्या देता है,
नॉर्दर्न सरकार। अब इस नॉर्दर्न सरकार में क्या आता है, अब ये आपके लिए एमसीक्यू है। नॉर्दर्न सरकार में क्या आता है? नॉर्दर्न सरकार के अंदर राजमुंदरी, चीकाकोले, मुस्तफ़ानगर, और हम देखेंगे कि भाई एल्लोर भी जगह है, वहां पे आता है। मतलब नॉर्दर्न सरकार कंसिस्ट ऑफ राजमुंदरी, चीकाकोल, मुस्तफ़ानगर, एल्लोर। ये पूरा का पूरा नॉर्दर्न सरकार जो एरिया है ना, वो फ्रेंच के हाथ में आता है। अगर हम मैपिंग करें तो नॉर्दर्न सरकार, जिनको नहीं पता है वो ये समझ लें, नॉर्दर्न सरकार ये वाला एरिया को बोला जाता है। ये पूरा नॉर्दर्न सरकार आता है, ठीक है। अच्छा, अब चूंकि ये कौन दे रहा है? ये दे रहा है निज़ाम ऑफ हैदराबाद, ठीक है। तो हैदराबाद इस तरफ है, इसके अंदर में सूबा सब है, तो ये पूरा एरिया। अब इसके बाद कहानी क्या होती है? फ्रेंच क्या करता है कि भैया त्रिचिनोपोली फोर्ट को अटैक कर देता है। क्या कर रहा है फ्रेंच अटैक्ड त्रिचिनोपोली फोर्ट। अच्छा, अब जब त्रिचिनोपोली फोर्ट को जब अटैक करता है तो वहां पे कौन है? वहां पे वल्लाजा है। और ये अटैक कब होता है? ये अटैक होता है 1751 में। अब 1751 में इस त्रिचिनोपोली फोर्ट को जब अटैक करता है ना, तो यहां पे वल्लाजा, इस 1751 में जब फ्रेंच जो है ना अटैक करता है त्रिचिनोपोली फोर्ट को, तब यहां पे वल्लाजा और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी या कुछ आर्मी जो है ना ट्रैप्ड, फंस जाते हैं, पूरी तरीके से फंस जाते हैं। ध्यान से समझिएगा इस चीज को, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है लेकिन आराम से समझिए इसको। क्या बोल रहा हूं मैं? फ्रेंच अटैक करते हैं त्रिचिनोपोली को, और यहां पे जो फोर्ट है हमारा, इसमें आपको कौन कौन मिलेंगे? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग मिलेंगे, और साथ ही साथ वल्लाजा भी आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से एक और एबल कमांडर होते हैं, उनका नाम होता है रॉबर्ट क्लाइव। तो यहाँ पे रॉबर्ट क्लाइव भी रहते हैं। अब रॉबर्ट क्लाइव यहां से भागने में कामयाब होते हैं, और ये भाग करके सीधा जाते हैं सेंट डेविड, फोर्ट सेंट डेविड। ये भाग करके कहां जाते हैं? ये भाग करके जाते हैं फोर्ट सेंट डेविड, जो कि कुद्दालूर में है और कर्नाटकी वाले एरिया में है। अब फोर्ट सेंट डेविड में जाकर के ना ये पूरे तरीके से ये प्लान करते हैं। कैसा प्लानिंग करते हैं? अब ये सोचते हैं कि भाई चंदा साहेब एक तरफ, हम देखेंगे कि वल्लाजा के तलाश में मौजूद है। फ्रेंच जो है ना अब फोर्ट त्रिचिनोपोली पे अटैक करता है वल्लाजा के लिए, ठीक है, वल्लाजा के लिए। और लेकिन किसी तरीके से फोर्ट रॉबर्ट क्लाइव जो है ना वो निकल करके भाग करके फोर्ट सेंट डेविड जाते हैं, और यहाँ पे वल्लाजा है। अब जब फ्रेंच इस त्रिचिनोपोली फोर्ट को जब अटैक कर रहा है ना वल्लाजा के लिए, और कुछ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कैप्चर भी करके रखा है, यहाँ पे रॉबर्ट क्लाइव भागने में कामयाब हो जाता है और भाग करके जाता है फोर्ट सेंट डेविड में। और यहाँ पे अभी आर्मी रहती है चंदा साहेब की, ठीक है। और चंदा साहेब अपना जो कैपिटल है आरकोट छोड़ करके त्रिचिनोपोली के पास यहाँ पे डेरा डाल के है। अब रॉबर्ट क्लाइव जाता है फोर्ट सेंट डेविड। अब जैसे ही रॉबर्ट क्लाइव पिक्चर में आता है, मामला पूरा चेंज होने लगता है। कैसे? रॉबर्ट क्लाइव की चतुराई से, उसकी समझदारी से, वो रॉबर्ट क्लाइव क्या प्लान करते हैं कि चंदा साहेब अभी त्रिचिनोपोली फोर्ट के पास मौजूद है, हम क्या करते हैं, ये सही टाइम है कि भाई इसके कैपिटल में अटैक करते हैं, आरकोट में, ठीक है। अब क्या करता है, फोर्ट सेंट डेविड से निकल करके ये आरकोट में अटैक कर देता है, और आरकोट में अटैक करने का पूरा कब्जा जो है क्लाइव जो है आरकोट में अटैक कर लेता है। उसके बाद अब एक हिम्मत मिलती है और ब्रिटिश को भी एक ताकत मिलता है कि भाई क्लाइव ने वैसा कुछ कर दिया। अब इस हिम्मत से अब रॉबर्ट क्लाइव क्या कर रहा है? इस हिम्मत से हम देखेंगे कि रॉबर्ट क्लाइव त्रिचिनोपोली में भी चला गया, और वहां पे फाइट हुई और फ्रेंच को और चंदा साहेब को सरेंडर बोलना पड़ा। वल्लाजा तो किला के अंदर था, अंदर से लड़ाई वड़ाई हो रही थी, लेकिन यहाँ पे फाइनली बहुत जल्दी ये चीज हो रहा है। और रॉबर्ट क्लाइव के अकलमंदी की वजह से पहले वो आरकोट में हमला किया। अब चंदा साहब को खबर मिली कि भाई आरकोट हमारे हाथ से निकल गया, तो थोड़ा सा मोरली वो वीक हो गया। उसके बाद फौरन ही जो है त्रिचिनोपोली में भी अटैक कर दिया, और यहाँ पर फ्रेंच के लोग थे, चंदा साहब वगैरह थे, ये सब को जो है डिफीट किया। अब चंदा साहब यहाँ से भागता है, चंदा साहब यहाँ से
चंदा साहेब यहां से भागता है, फ्लेड फ्रॉम हेयर, ठीक है। अब चंदा साहेब जब भागता है ना तो मराठा से ऑलरेडी पहले दुश्मनी कुछ रहती है, तो मराठा उसको मार देते हैं, यानी चंदा साहेब का भी डेथ हो जाता है, चंदा साहेब का भी डेथ हो जाता है, ठीक है। यानी चंदा साहेब का डेथ हो जाता है कौन? बाई मराठास। उसके बाद चंदा साहेब भी खत्म, बचता कौन है? सिर्फ वल्लाजा बचता है, क्योंकि ब्रिटिश सपोर्ट में रहता है वल्लाजा। अब कंक्लूजन क्या निकल के आता है भाई? हमारे पास यहां पे बचता है सलाबत जंग, हमारे पास कौन बच रहा है? सलाबत जंग। और ये किसके तरफ से है सलाबत जंग? ये फ्रेंच की तरफ से है। और एक तरफ बचता है वल्लाजा। अब वल्लाजा क्या बनता है? कर्नाटक का नवाब बनता है, ठीक है, याद रखिएगा। अब ये सपोर्टेड बाय ब्रिटिश, ये सपोर्टेड बाय फ्रेंच। अब फ्रेंच ट्राई करता है कि भाई हम फोर्ट सेंट डेविड को भी अटैक करें। अब वो ऐसा करने की कोशिश करता है, फोर्ट सेंट डेविड को भी हम अटैक करें, लेकिन होता क्या है यहां पे? फोर्ट सेंट डेविड को भी अटैक करें, लेकिन यहां पे पल्ला जाना भारी होना शुरू हो जाता है ब्रिटिश का। अब ब्रिटिश क्या करता है? इस अटैक में वो डोमिनेंट रहता है, और दो कमांडर है फ्रेंच के, कोवलैंग एंड चिन लापेट, इनको कैप्चर कर लेता है, अब ये बहुत शर्म की बात होती है डुप्लेक्स के लिए कि भैया ऐसे कैसे हो गया। इसीलिए 3 बैटल इसके बाद और होता है, उस बैटल को बोलते हैं बैटल ऑफ त्रिचिनोपली। 1753 में 3 बैटल्स होता है, बैटल ऑफ त्रिचिनोपली। अच्छा, अब इस बैटल ऑफ त्रिचिनोपली में हम देखेंगे कि भाई फ्रेंच वर्सेस जो ब्रिटिश हो रहा है, यहां पे फ्रेंच का कमांडर रहता है एम एस्ट्रक, उसको वो बंधक बना लेता है। और ये और भी ज्यादा शर्म की बात होती है फ्रेंच के लिए। एम एस्ट्रक जो फ्रेंच का कमांडर है, उसको बंधक बना लिया जाता है ब्रिटिश के द्वारा। अब यहां पे ब्रिटिश डोमिनेंट होना शुरू होता है। अब डुप्लेक्स की नाकामी भी होती है। स्टार्टिंग में बहुत अच्छे से काम कर रहा था डुप्लेक्स, बहुत चतुराई से काम कर रहा था, लेकिन क्लाइव के आते ही ना पूरा मामला बदल गया। अब फ्रेंच भी इस वक्त में क्या किया जाता है कि फ्रेंच डुप्लेक्स को बुला लेता है, और डुप्लेक्स के बदले में गोदेहू आता है। डुप्लेक्स की जगह गोदेहू आता है, रिप्लेस्ड बाय गोदेहू, ठीक है। अब ये गोदेहू क्या करता है? इनको संदेश भी मिला हुआ होता है कि भाई जा करके वहां पे मामलों को ठीक करो कि क्या हो रहा है। तो अब यहां पे ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी होता है, और इसको ट्रीटी ऑफ गोदेहू भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी या ट्रीटी ऑफ गोदेहू। और इस ट्रीटी से ये फाइनलाइज्ड होता है कि भैया निजाम ऑफ हैदराबाद सलाबत जंग रहेगा, ठीक है, और नवाब ऑफ कर्नाटक जो है वो वल्लाजा रहेगा। और इसके बाद इस ट्रीटी में ये बोला गया कि भाई कोई एक दूसरे के इंटरनल मैटर में दखलंदाजी नहीं करेगा, ना ही ब्रिटिश करेगा, ना ही फ्रेंच अब करेगा एक दूसरे पे, ठीक है। तो फाइनली हम बोल सकते हैं कि भाई सेकेंड कर्नाटिक वॉर हमारा ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी से खत्म होता है, जिसको हम कहते हैं ट्रीटी ऑफ गोदेहू, ठीक है। तो ये था आपको सेकेंड कर्नाटिक वॉर का एक स्टोरी। इसको फर्स्ट कर्नाटिक वॉर मैंने ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, उसको भी आप देख लीजिएगा। ये पूरा लिंकअप है और ये बहुत अच्छे से मैं बताने की आपको कोशिश किया हूं, ठीक है। तो आप देखिए और कमेंट जरूर कीजिएगा कि ये स्टोरी आपको समझ में आई कि नहीं आई। तब तक के लिए गुड बाय, पढ़ते रहिए और ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।